हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, प्रोसीड करता है, उससे रिलेटेड बातों के बारे में सीखते हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग मेटल्स के एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, या फिर मान के चलिए मेटालर्जी एक एग्जांपल है जिसमें मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आता है केमिस्ट्री का, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स से रिलेटेड बातों के बारे में। पहले शुरुआत करते हैं, हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है। हालांकि 10th क्लास तक में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छा हो तो आगे भी 11th-12th में अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सीखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओल्ड कॉन्सेप्ट पर अगर यदि जाएंगे आप, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब जो डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया गया हो। मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, मिल्क से एक्सट्रैक्ट होगा, मान लीजिए लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टोस होता है, और लैक्टोस जो कि मीठा है, लेकिन जब इसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में, तब वही लैक्टोस शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेकिन नया कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कहता है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, क्यों कहा जाता था पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आगे चल करके क्यों कहा गया कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को ही कहा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुराना कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से का पढ़ना है, के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर समझिए, एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे बर्जेलियस। इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, proposed that living cells मतलब living organisms have some vital force that enable them to synthesize organic compounds। मतलब उनमें कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स या उनके सेल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना पाते हैं। मतलब ये लैब में पॉसिबल नहीं है, और इसी को कहा गया, यही जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस स्टेटमेंट को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बाद में इसको है कहा गया कि 1828 में, ये डेट हालांकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ कि 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे,
जर्मन केमिस्ट, उनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। तो ये फ्रेडरिक वोलर क्या किए, यूरिया का प्रोडक्शन इन्होंने करके बताया कि अमोनियम साइनेट को जब आप हीट करेंगे, NH4CNO, इसको जब इन्होंने हीट किया तब उनको मिला NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और ये है यूरिया, और ये है अमोनियम साइनेट। इसका मतलब अब ये कंक्लूजन आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बस लिविंग सेल्स में ही ये पॉसिबल है। तब आइए अब समझते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला होगा। कंक्लूजन ये निकला कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जेलियस ने दिया वो गलत है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए कहा जाएगा कि 10 वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गया। अब आगे समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं। बस जानकारी के लिए ये याद रखिए, ज़रूरी नहीं है हर बात आप लिखें। मान लीजिए सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाता है, प्लांट्स में क्या क्या है, शुगर है, स्टार्च है, सेल्यूलोस है, कुछ ड्रग्स भी होते हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में देखिए यूरिया है, प्रोटीन है, फैट्स है। कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो बेंजीन, टोल्यूइन, नैफ्थलीन, डाइस, ड्रग्स, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला जाता है, गैसोलीन जिससे बाइक चलता है, मान लीजिए कार चलता है, फ्यूल गैसेस, पेट्रोल, नैफ्थलीन, ये सब। फर्मेंटेशन करा करके इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखेंगे, जैसे मधुका इंडिका, कॉमनली इसको महुआ कहते हैं, और इसका फर्मेंट करा करके अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, और अल्कोहल को बाद में डिस्टिलेशन प्रोसेस से कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसका इस्तेमाल लोग, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन शराब के रूप में पीने के लिए करते हैं। आगे है वुड को भी आप डिस्टिलेशन करिएगा तो निकलेगा मिथाइल अल्कोहल एसीटोन। सिंथेटिक मेथड्स से बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स या सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसे नायलॉन, ये सब भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। ये रहा सोर्सेस के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी नहीं लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है। साबुन आपने सुना होगा, साबुन बनाने में काम आता है। वेजिटेबल ऑयल, मान के चलिए नारियल का तेल है, कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म करें, धीरे धीरे कर्ड जैसा जमना शुरू होगा सरफेस पर, और उसको आप कलेक्ट करके अलग अलग शेप दे सकते हैं, साबुन का काम करेगा। तो इस प्रकार सपोनिफिकेशन या साबुन बनाया जाता है। अब कुछ वैसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अब बस नाम लेते हैं, आप समझिए। कपड़ा जो हम पहनते हैं, खाना जो हम खाते हैं, ईंधन जो इस्तेमाल करते हैं जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, एक्सप्लोजिव्स, डाइस, इंसेक्टिसाइड्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए
हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं अपना नॉर्मल जीवन बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमाल के। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और इसे समझना भी। हालांकि हम कोशिश करते हैं इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता के द्वारा जो रची गई बातें हैं उस रची गई बातों को समझ करके रचयिता यानी क्रिएटर के बारे में समझते हैं। इंग्लिश में कहें तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्रिएटर थ्रू हीज क्रिएशन। अब आगे समझते हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। तो यूनिक है कार्बन, इसलिए इतना सारा कंपाउंड्स जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है सब जगह कार्बन ही है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, पहला आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कार्बन एटम को हम लें तो इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2,4 आएगा। ऑक्टेट बनने के लिए 8 चाहिए बाहर। पहला कंडीशन लेते हैं कि कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा कंडीशन कार्बन के साथ आ सकता है, क्योंकि पहला कंडीशन में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज निकालना है वैलेंस शेल से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं तो स्वाभाविक है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब सेकंड केस समझा जाए। सेकंड केस में भी प्रॉब्लम आया कि कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तब इसमें कहा कि ह्यूज एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होगा, जो कि इकोनॉमिकली देखा जाए एटम्स के टर्म्स में तो उसको ना तो लूज करना इलेक्ट्रॉन्स अच्छा होगा और ना ही गेन करना है। तब अब तीसरा ऑप्शन बचता है कि वो शेयर कर ले, शेयर 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स 4 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए अब उसको शेयर करना होगा। अब शेयर करने का अर्थ ही हुआ 4 को शेयर कर रहा है, इसीलिए नाम होगा टेट्रा, मतलब 4 और चारों सेल होगा, इसीलिए कह रहेगा वैलेंसी, मतलब टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। इसलिए इसको शो करने के लिए आप कार्बन को जब भी शो करते हैं तो आप कहेंगे कि ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो ये डायग्राम से पता चल रहा है कि ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम
है। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन होता है उसको वो शेयर करेगा। अब आइए समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स leading to the formation of long chains। और चेन जो है वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, मतलब कार्बन अपने में जुड़ करके स्ट्रेट चेन बना लेगा। दूसरा हो सकता है कि वो ब्रांच्ड चेन बनाए, जिसमें जैसे इस प्रकार इधर भी जुड़ सकता है, तो ब्रांचिंग है। तीसरा कंडीशन आ सकता है, वो है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में जैसे कि मान लीजिए ये हेक्सागोन की तरह बना है, चाहे ट्रायंगल भी बन सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, पेंटागन के फॉर्म में हो सकता है, मतलब क्लोज्ड चेन होगा। तो इस तरह से कैटेनेशन जो सेल्फ लिंकिंग है, सेल्फ लिंकिंग कहने का अर्थ है कि वो आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ते जाता है, इसलिए चेन के रूप में बनेगा। इसलिए हजारों की संख्या में कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। माना जाता है 50 लाख प्लस कार्बन कंपाउंड्स हैं, हर साल हजारों इस लिस्ट में जुड़ते चले जाते हैं। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, हालांकि कुछ दूसरे हैं एक दो, जैसे सल्फर को भी एक्सेप्शन माना गया है, लेकिन उसका लिमिटेशंस है। तीसरा प्रॉपर्टी जब तक हम मिटाएं तब तक आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, वह है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन के साथ ऐसा होता है कि जैसे देखिए, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन का चेन, दूसरा डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हो गया डबल बॉन्ड। तो इस कैटेगरी का जो कार्बन होता है उसको अल्केन कैटेगरी में रखा गया है, और ये रहा अल्कीन। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इस कैटेगरी के कंपाउंड को
अल्काइन कहा गया है। अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले क्लासिफाई किया जाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें मुख्य रूप से मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है ओपन और क्लोज्ड चेन में। ओपन, अगर ओपन चेन है तब इसका नाम रखा गया है एलिफैटिक, और क्लोज्ड है, क्लोज्ड चेन है तो कुछ कंपाउंड्स में इसको साइक्लिक भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका यूनिक स्मेल होने की वजह से एरोमेटिक भी कहा गया है। लेकिन आपके सिलेबस में इसका दो टाइप है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जैसे बेंजीन वगैरह एरोमेटिक में आता है। ओपन चेन में दो कैटेगरी है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड में कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। इसलिए इसको सैचुरेटेड को अल्केन कहा गया है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा, CnH2n+2। इसका मतलब है n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन सीरीज के रहेंगे तो उनमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि आगे हम सिखाएंगे या बताया भी जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो हैं। एक आता है अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, और दूसरा है अल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, और इसका है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब आसान है इसको याद रखना जनरल फॉर्मूला को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखिए, अल्केन में CnH2n सब जगह पर है, कॉमन है। अल्केन हो चाहे अल्कीन है या अल्काइन है, इन ऑल द केसेस वी फाइंड दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना है कंपेयर टू कार्बन। लेकिन अल्केन में एक्स्ट्रा 2 है, अल्केन में एक्स्ट्रा 2 है, अल्कीन में जस्ट डबल है, और यहाँ पर डबल से 2 कम है। गोल्डन रूल इसको कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसको याद रखने के लिए आसान होता है, इसलिए अल्केन में 2 गुना से 2 ज़्यादा मीन्स 2 मोर देन ट्वाइस। उसके बाद इसमें जस्ट 2 टाइम्स, उसमें 2 टाइम्स में से 2 लेस लेना है। तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर। और नाम को कहिएगा तो नाम में इसमें ANE लगता है, इसमें ENE लगता है, और इसमें YNE पहचानने का तरीका है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को
कैसे पहचाने? अल्केन के नाम के अंत में यानी सफिक्स विल हैव EANE एंड अल्कीन सफिक्स विल बी ENE एंड फॉर अल्काइन सफिक्स विल बी YNE. So this is all about classification of hydrocarbons. Now we have another important topic, that is homologous series, which we will be discussing now. होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब है सेम, लोगस का मतलब स्ट्रक्चर। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और ऐसे ग्रुप हैं जिनका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और बनाने का मेथड भी सेम होता है। मतलब उसी ग्रुप का अगर मेंबर है तो उसको बनाने का प्रोसेस भी सेम होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या। होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस ग्रुप्स भी कहते हैं, ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, सीरीज है मतलब सीक्वेंस में है। सो इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड successive compound differ by CH2 group, या उसी को 14 एटॉमिक मास यूनिट भी कहा गया है। अब एग्जाम्पल लेके समझा जाए कि होमोलोगस सीरीज अल्केन का अलग होता है, अल्काइन का अलग होता है, अल्काइन का अलग होता है। मैं मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ यहाँ पर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। याद रखिएगा यहाँ अल्केन को लिए हैं, इसलिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 लगेगा। तो पहला मेंबर को लेते हैं C, पहला मेंबर मतलब एक कार्बन होगा तो 4 हाइड्रोजन है। दूसरा मेंबर को लीजिए तो 2 कार्बन आएगा, अल्केन है इसलिए डबल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स होना चाहिए। अब ऑटोमेटिक आप समझते जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दे रहा हूँ CH4 और यहाँ लिख रहा हूँ C2। अब याद रखिएगा C2, अगर यहाँ 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा। मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा। और यहाँ तीसरा लिख लेते हैं सीरीज में, 3 कार्बन लेना है, अब फॉर्मूला क्या होगा C3H8। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि C1 C2 C3 मतलब एक एक कार्बन बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। C यहाँ 4 था, 6 था, 8 है। इसका मतलब जो डिफरेंस जो है
फॉर्मूला में वो है CH2 ग्रुप का अंतर आ रहा है। उसी को 14 एटॉमिक मास यूनिट बोला है क्योंकि C कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 मतलब 14 हुआ। मास के आधार पर लें, रिलेटिव मास के आधार पर, तो 14 यूनिट्स का अंतर आएगा। मतलब इसका वजन मान के चलिए CH4 है, CH4 मतलब 12 + 4 16 है, तो 16 अब इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। अंतर को समझिए, मास के टर्म्स में जो सक्सेसिव एलिमेंट होगा वो उसमें 14 का डिफरेंस आता है। अब आगे समझते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि हम यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, बट यहाँ पर देख लेते हैं। याद रखिएगा कि नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन कौन होगा, तो C डबल बॉन्ड C, उसके बाद H H H और H, तो ये जो होगा फर्स्ट मेंबर वो होगा इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लाना है इसलिए फर्स्ट मेंबर कभी भी मिथीन नहीं हो सकता है सिंगल कार्बन वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए। दूसरा है और एक बात कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला ही होगा, मतलब इथाइन। यहाँ भी मिथाइन नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए कम से कम मिनिमम 2 कार्बन का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज को पढ़ लेते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहला चीज याद रखिएगा कि ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला। सभी मेंबर्स का सेम जनरल फॉर्मूला होता है। दूसरा, ऑल मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। विशेषकर जो मेथड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो जनरल मेथड के बारे में है। जैसे कि मान लीजिए CH3Br प्लस KOH। अब इसको बॉयल करेंगे, वी विल गेट मिथानॉल प्लस KBr। सेम मेथड से आप इथानॉल भी बना सकते हैं, C2H5Br प्लस KOH। यहाँ भी बॉयल करेंगे एंड वी विल गेट C2H5OH प्लस KBr। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि सेम मेथड से आप
सक्सेसिव जो कंपाउंड है किसी एक होमोलोगस सीरीज का, उसको बना सकते हैं आप। मतलब मेथड्स चेंज नहीं होता है, जनरल मेथड सेम रहता है। अब प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी है ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। आई हैव नॉट टॉट यू अबाउट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हेंस दे all have similar प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। मान के चलिए एग्जाम्पल CH3Cl या C2H5Cl लेते हैं या C3H7Cl लेते हैं। तो ये जो सभी हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपीन, इस तरह से जो हमने कंपाउंड्स एग्जाम्पल के रूप में लिया है, ऑल दिस कंपाउंड्स विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक और है कि मेंबर्स हैव यूनिफॉर्म ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। विशेष करके यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये याद करना नहीं है, ये जो अभी जो फोर्थ पॉइंट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मीथेन ले लीजिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -161.4 डिग्री सेल्सियस है। आप हायर अल्केन में जाइए, इथेन, यू विल हैव बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है -88.3 डिग्री सेल्सियस। प्रोपेन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा -44.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब बॉन्ड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा तोड़ने में एनर्जी लगेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जनरल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस को भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी इसको भी पूछा जाता है, इसलिए आइए ये टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं मिटाया हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, फ़ायदा क्या है कि अगर यदि आप एक का प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो नेक्स्ट वाले का प्रॉपर्टी या फॉर्मूला उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस होगा कि इफ any member
is known of a homologous series it is easy to predict properties of other members। मतलब दूसरे मेंबर्स के बारे में आप जान सकते हैं। और दूसरा है ऑर्डर में आता है सीरीज, इसलिए हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस्टमेटिक स्टडी के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दो हैं, हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं यूजफुल फॉर ascertaining other series or compounds about their properties। मतलब दूसरे सीरीज के कंपाउंड के बारे में भी आप जान सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इस सीरीज के कंपाउंड के बारे में बस आप अनुमान लगा सकते हैं। मीन्स यू कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन द कंपाउंड्स ऑफ अदर सीरीज एज वेल एज ऑफ द सेम सीरीज। तो ये जो बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज का, वो तीन मुख्य रूप से है और तीनों को हम लोगों ने लिखा है। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का बात। ये है फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद कंटिन्यूअस अभी 4 या 5 क्लास में यह चैप्टर ख़त्म होगा। यह क्लास 10 लेवल का बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और अभी तक जो हमारे साथ आप रहे, इस क्लास में देखे, समझे और कोशिश कीजिए कि इसको रिवाइज कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस नहीं करने से समस्याएं आती हैं। और क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।